हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम एक नई प्लेलिस्ट शुरू कर रहे हैं। होप आप सभी को अच्छी लगेगी। बेसिकली हम दो प्लेलिस्ट शुरू करेंगे। नंबर वन इज करंट अफेयर्स की शुरू करेंगे जनवरी 2020 से। मंथली चलेंगे। सो जनवरी फरवरी इस तरीके से। और सबसे पहले हम जनवरी की इस प्लेलिस्ट में पॉलिटी को शुरू करेंगे। थोड़े से डिफरेंट अंदाज में करेंगे कि जो भी करंट अफेयर्स होंगे वो उसको हम थोड़े से क्वेश्चन फॉर्मेट में करने की कोशिश करें। साथ साथ में मैं एक्सप्लेन भी करता रहूंगा जो जो मुझे लगेगा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज क्वेश्चन फॉर्मेट में हम करते रहेंगे अच्छे से। सो स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज हियर आवर करंट अफेयर्स। तो सबसे पहला टॉपिक है हेट स्पीच का। जनवरी में काफी मतलब कि ये चीज एडिटोरियल आ रहे थे कि हेट स्पीचेस दिए जा रही हैं मुसलमान हिंदूज की तरफ अगेंस्ट और हिंदूज मुसलमान की अगेंस्ट। सो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है किसी भी एस्पायरेंट के लिए कि हेट स्पीच को क्या लीगली कहीं डिफाइन किया गया है। तो क्वेश्चन देखो कैसे बनाया कि हेट स्पीच वाज डिफाइंड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1948। ट्रू और फॉल्स? ये कंप्लीटली फॉल्स स्टेटमेंट है बिकॉज अभी तक आज तक टिल डेट ये कभी भी लीगली डिफाइन की नहीं गई है कहीं पर भी कि हेट स्पीच एग्जैक्टली क्या है। ये कहीं पर भी डिफाइंड नहीं है। आई एम सॉरी। नेक्स्ट चलते हैं। तो फिर इसका मतलब कोई भी हेट स्पीच देता रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। इसको स्पीच के ऊपर लिमिटेशंस एज ही डिस्कस किया गया है कि आप कुछ ऐसे एक्शंस करते हैं, कुछ ऐसे साइंस करते हैं या कुछ ऐसा एक्सप्रेस करते हैं जिससे पब्लिक हार्मनी डिस्टर्ब होती है। पब्लिक हार्मनी डिस्टर्ब होती है और कम्युनिटीज के बीच में डिसहार्मनी फैल जाती है और उनके बीच में कोई लड़ाई हो जाती है। ठीक है। या फिर आपको ऐसा एक्शन करके दिखाएं, जैसे कि मैंने देखो ऐसा करके दिखाया कि सपोज मैं किसी मंदिर में जाकर के मूर्तियां तोड़ दूं, तो उससे क्या हो जाएगा? सपोज दूसरी किसी कम्युनिटी के लोग भड़क जाएं और वो भी मूर्तियां तोड़ने लग जाएं, तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हो? इन्वोक कर रहे हो। सो उसको क्रिमिनलाइज किया गया है। क्रिमिनलाइज किया गया है, यही पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन में कि कौन सा सेक्शन है फिर जिसको जनरली यूज किया जाता है हेट स्पीच को पनिश करने के लिए। भैया वो आईपीसी सेक्शन, आईपीसी के सेक्शन है। दो सेक्शन आपको याद रखनी है, 505 एंड 153A। 505 क्या बोलता है? ये बोलता है कि अगर वो ऐसे हेट स्पीच देता है, मतलब बेसिकली हेट स्पीच नहीं बोला वर्ड, कि ऐसा कुछ बोलता है या कुछ करता है, तो उसको क्रिमिनल एक्टिविटी माना जाएगा। और 153A क्या करता है? उसको 3 साल की सजा अनाउंस करता है। नेक्स्ट चलते हैं। हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्शन एक्सपेंडिचर। इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ऑब्वियसली हर एमएलए एमपी को कुछ ना कुछ एक एमएलए एमपी कैंडिडेट को कुछ ना कुछ पैसे खर्च करने की लिमिट दी हुई है। ये लिमिट किसने बताई है? ये लिमिट ईसीए बताता है बेटा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बताता है। ठीक है। और ये कहाँ लिखी जाती है? सेक्शन 77 ऑफ आरपीए ऑफ 1951 के अंतर्गत बताई गई है। क्या लिखा? क्वेश्चन देखो आप। कौन सा एक्ट जो है वो बाउंड करता है कैंडिडेट को? हर एक कैंडिडेट को देखो बेटा, अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग में जितने भी पैसे खर्च हो, चाहे वोट मतलब कि वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए स्पीचेस जो दी गई हैं उसमें पैसा खर्च हो, पेट्रोल का खर्च हो, पोस्टरिंग जो पे पोस्टर्स लगते हैं, सबके खर्चे को एक अलग से सेपरेट एंड पूरा करेक्ट एक अकाउंट मेंटेन करके रखना पड़ता है, जिसमें वो बताता है कि मेरे इतने पैसे खर्च हो गए। ये सेक्शन 77 आरपीए, सिर्फ आरपीए 1951 याद रखेंगे तब भी काफी है। फिर ये जो आपने अकाउंट तैयार किया है इसको आपको क्या करना पड़ेगा? ईसीआई को सबमिट करना पड़ेगा। कितनी देर में? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन। कितना ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन ठीक है बेटा? 30 दिन। 30 दिन के अंदर अंदर आपको ये ईसीआई के पास सबमिट करना पड़ेगा। अब अगर आपने सपोज कीजिए गलत सबमिट कर दिया, इनकरेक्ट किया या सबमिट नहीं किया वगैरह वगैरह, तो आपको ईसीआई सेक्शन 10A के अंतर्गत डिस्क्वालीफाई कर सकता है। बच्चा डिस्क्वालीफाई कर सकता है, और वो भी 3 साल के लिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ईसीआई किसी कैंडिडेट को 3 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर सकता है। अब एक बार के लिए आप सोचो कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं या बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं, तो या ईसीआई हैं, आप खुद मान लीजिए ईसीआई के चेयरपर्सन हैं, और आपको किसी भी खुंदक निकालनी है, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि हर कैंडिडेट गलत रिपोर्टिंग ही करता है, ज्यादा पैसे खर्च करता ही है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आप उसको किसी तरीके से डिस्क्वालीफाई ऐसे करवा सकते हो, राइट। एनी हाउ आगे बढ़ते हैं। करंट एक्सपेंडिचर क्या लिमिट बनाई है बेटा? बेसिकली इस करंट अफेयर इसलिए बना है क्योंकि ईसीआई ने फिलहाल हाल ही में लिमिट बढ़ाई है कि लोकसभा के इलेक्शन लड़ने के लिए कैंडिडेट कितने पैसे खर्च सकता है। पहले कम थे, अब 70 से 95 लाख कर दिया है। पहले 40 लाख तक की आसपास कोई लिमिट थी, अब 70 लाख से 95 लाख तक वो खर्च कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन स्टेट की। स्टेट्स में भी है ना, कुछ स्टेट्स गरीब होती हैं तो वहां पे कम पैसे खर्च कर सकता है, एमपी वगैरह वगैरह।
सिमिलरली स्टेट के जो असेंबली इलेक्शंस होते हैं उसमें भी लिमिट बढ़ाई गई है। पहले कुछ और लिमिट थी, अब 28 से 40 कर दी गई है। किसी किसी स्टेट में 28 से चल जाएगा, किसी किसी स्टेट में 40 से चल जाएगा। इस तरीके से लिमिट्स की गई हैं, बढ़ाई गई हैं, बेसिकली प्रीवियस लिमिट्स से बढ़ाई गई हैं। पहले कुछ प्रीवियस लिमिट्स हुआ करती थी, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बन सकता है। याद रखिएगा कि जो भी लिमिटिंग वाला चक्कर है, ये सारे का सारा आरपीए एक्ट 1951 के अंडर है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर है, और 30 दिन के अंदर अंदर जमा करना पड़ता है आपको खाता सारा मेंटेन करके। लैंग्वेज इन SC HC एंड एक्स वगैरह बहुत इंटरेस्टिंग है। बट आप खुद सोचो, हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, जहां पर हमें न्याय मिलता है, जस्टिस मिलता है, वहां पर आप इंग्लिश के अलावा कोई और लैंग्वेज ही नहीं बोल सकते। तो कौन सा आर्टिकल है जो स्पेसिफाई करता है कि इनमें कौन सी लैंग्वेज यूज करनी है? तो बेटा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का 348(1) बोलता है कि इंग्लिश ही यूज होगी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे वो कोई भी एक्ट, डिक्री, ऑर्डर, ऑर्डिनेंस वगैरह वगैरह कुछ भी हो, इंग्लिश ही यूज होगी। हाँ, अनटिल पार्लियामेंट कुछ बाय लॉ अदरवाइज प्रोवाइड कर दे, पार्लियामेंट कुछ बाय लॉ अगर प्रोवाइड कर दे कुछ और, तो आप कह सकते हो कि इंग्लिश के अलावा कोई और लैंग्वेज यूज होगी। बेटा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सामने बहुत बड़ा क्वेश्चन था, बहुत बहस हुई थी इस बात पे कि कौन सी लैंग्वेज यूज करनी है। ऑलमोस्ट रजामंदी बन चुकी थी हिंदुस्तानी लैंग्वेज यूज करने के लिए। बेटा हिंदुस्तानी लैंग्वेज कौन सी है? हिंदी प्लस उर्दू लैंग्वेज को हिंदुस्तानी लैंग्वेज बोलते हैं आप, कि हिंदी के वर्ड्स भी यूज करेंगे और उर्दू के वर्ड्स भी यूज करेंगे, हिंदुस्तानी बन जाएगी। लेकिन फिर भी बाद में कुछ इश्यूज क्रिएट हो गए साउथ वालों की तरफ से, एंड फाइनली इंग्लिश को चूज किया गया। और आने वाली पार्लियामेंट्स के ऊपर बात छोड़ दी गई, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज ने उनके ऊपर छोड़ दी कि आने वाले समय में अगर समय ठीक हो जाए तो आप लैंग्वेजेस को चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। हु कैन सॉरी ऑथोराइज द यूज ऑफ हिंदी। अब मेरे को ये स्टेट है, सपोज करो नागालैंड है, या म्यांमार है, या सॉरी म्यांमार बोल रहा हूँ, मेघालय है, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो इन सब स्टेट्स में तो अब कहते हैं हिंदी, इंग्लिश किसी को आती नहीं, हिंदी चलानी पड़ेगी या वहां की कोई रीजनल लैंग्वेज चलानी पड़ेगी। तो अगर मुझे इंग्लिश के अलावा कोई और लैंग्वेज यूज करनी है, तो मुझे मतलब कौन परमिशन दे सकता है, कौन अलाउ कर सकता है? तो बड़ा गवर्नर अलाउ कर सकता है। 348(2) में लिखा है, 348(2) में लिखा है कि गवर्नर पर प्रेसिडेंट के प्रायर कंसेंट लेने के बाद वो वहां पर कोई भी दूसरी लैंग्वेज यूज कर सकता है किसी भी ऑफिशियल काम के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस। आपको होप करता हूँ कि पिछला आर्टिकल समझ में आ गया होगा। सॉरी 348(1) में क्या लिखा था बेटा? 348(1) में लिखा था कि इंग्लिश यूज होगी चाहे कोई भी काम हो। 342 में क्या लिखा है कि गवर्नर कुछ भी चेंज कर सकता है, ठीक है बेटा। बाकी लैंग्वेजेस कहाँ पे लिखी हैं? सेक्शन बोलो 7 में लिखी हैं। ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 के अंदर सेक्शन 7 में हमारी सारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस लिखी गई हैं। आपको तो आई होप कि बेटा आप सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस। बेटा ई गवर्नेंस बढ़ाने के लिए हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस होती है, बहुत सिंपल सी बात है। तो कौन करवाता है पहली बात को? तो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म्स करने के लिए ही तो ई गवर्नेंस लेके आए हैं आप, ठीक है। उनका डिपार्टमेंट तो आएगा ही आएगा। फिर ई गवर्नेंस करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन के बिना तो चलेगा ही नहीं, तो मेटी और डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स वाले मिलकर के करवाते हैं, लेकिन किसी स्टेट के साथ। बेटा कौन सी स्टेट 2021 का नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस करवा के गई है? तो बेटा इसका आंसर है तेलंगाना। बेटा आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि महाराष्ट्र बॉम्बे होगा, कर्नाटका में बेंगलोर है तो दिल्ली है, नहीं, तेलंगाना ने करवाया है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर हैदराबाद डिक्लेरेशन, हैदराबाद बेटा कैपिटल है तेलंगाना की, तो हैदराबाद डिक्लेरेशन बेटा यहाँ पर एक्सेप्ट किया गया है, अडॉप्ट किया गया है, जिसका क्या एम मोटिव है कि सिटीजन्स और गवर्नमेंट को क्लोजर लेकर के आना है थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म। और बेटा इस बार की थीम क्या थी? इंडिया डेकेड डिजिटल गवर्नेंस एंड पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। तो ऑब्वियसली पैंडेमिक अभी भी खत्म हुआ है, तो ऑब्वियसली पैंडेमिक के बाद डिजिटल गवर्नेंस का कैसे रहेगा उसका ही थीम पे ऊपर चलना चाहिए था, वही चला है। हैदराबाद डिक्लेरेशन याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। बच्चों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कमीशन बनाया गया है, एक नेशनल कमीशन। सबसे पहले बेटा, सबसे पहले याद रखो कि ये कौन सी बॉडी होती है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, एनजीओ बॉडी है। तो बेटा स्टैट्यूटरी बॉडी है पे याद रखेंगे। और स्टैट्यूटरी बॉडी है तो कौन से एक्ट के अंदर बनाई गई है बेटा? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 के अंडर ही ये बनाई गई है,
आई होप याद रहेगा। तो ये न्यूज में क्यों है बेटा? न्यूज में इसलिए है क्योंकि इन्होंने क्या किया, वेस्ट बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिख दिया कि आपके वहां पर चल रहे सारे चिल्ड्रन केयर इंस्टीट्यूशंस को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 जो हमने हाल ही में बनाया है 2015 में, उसके अंदर रजिस्टर करवाएं, उसके अंदर रजिस्टर करवाएं। ठीक है जी, तो इंपॉर्टेंट हो गया है काफी ज्यादा। तो चाइल्ड क्या है? चाइल्ड इसको मानते हैं बेटा एनसीपीसीआर वाले, 0 से 18 ईयर वालों को कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई चक्कर नहीं है, आगे चलते हैं। एनसीपीसीआर में कॉम्पोजिशन बेटा इंपॉर्टेंट याद होती है, आपको याद रखना होता है। एक चेयरपर्सन होता है, इसके अंदर 6 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से एटलीस्ट 2 शुड बी विमेन। और इनको कौन अपॉइंट करता है बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है 3 साल के पीरियड के लिए। और इनकी एज क्या होती है बेटा? फिर चेयरपर्सन के लिए मैक्सिमम एज अलाउड इज 65 ईयर्स और मेंबर्स के लिए मैक्सिमम एज अलाउड इज 60 ईयर्स। तो आप रिटायर होने के बाद इसका मेंबर बन सकते हैं अगर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ सही बनती संती है। अब बेटा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, चिल्ड्रन वेलफेयर कमेटी, जो भी उन्होंने कहा है वेस्ट बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को कि रजिस्टर करवाओ, वो होती क्या है बेटा? तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के तहत क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट को हर एक डिस्ट्रिक्ट में बेटा एक CWC चिल्ड्रन वेलफेयर कमेटी बनानी जरूरी है, जिसके अंदर एक पर चेयरपर्सन होगा, 4 मेंबर होंगे, और इन 4 मेंबर्स को स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से अपॉइंट कर सकती है। हाँ ऑब्वियसली ऐसे एजुकेशन हो, ऐसे पढ़े लिखे हो, एक्सपीरियंस हो वगैरह वगैरह, और उनकी मिनिमम एज 35 ईयर्स होनी चाहिए, 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस काम में। ये सेंट्रल गवर्नमेंट में बता दिया, लेकिन हाँ अपॉइंट इसको स्टेट गवर्नमेंट खुद ब खुद कर सकती है। तो स्टेट गवर्नमेंट को अपने कुछ ना कुछ आदमी फिक्स करने होते हैं, तो इन सब चीजों में फिक्स कर सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, तो ये काफी एक अच्छी चीज थी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। होप आपको अच्छे से करंट अफेयर समझ में आ गए होंगे, आगे और करेंगे। थैंक यू, गुड लक, बाय बाय।